अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमने इन डिटेल होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस किस तरीके का प्रोसेस है, बॉडी को किस तरह मेंटेन किया जाता है और बैलेंस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हमने किडनी को डिस्कस किया जो कि होम्योस्टेसिस में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास जो बैलेंस और मेंटेन कर रही है होम्योस्टेसिस को इन द इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी, सो वो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। सो ओस्मो रेगुलेशन को इन डिटेल समझा, उसी तरह हम थर्मो रेगुलेशन को भी पढ़ेंगे। तो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या स्टूडेंट? थर्मो रेगुलेशन इज द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो कि बॉडी की टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा सुटेबल लिमिट्स के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। अब ये इंडिपेंडेंट होता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर से, ठीक है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने बात की थी ओस्मो रेगुलेशन की, सो ओस्मो रेगुलेशन में इंटरनली और एक्सटर्नली जो वाटर का प्रोसेस था, ये वाटर की जो कंसंट्रेशन थी उसको साथ ही साथ मेंटेन करना जरूरी था। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर की थर्मो रेगुलेशन में, तो टेम्परेचर में इंडिपेंडेंट है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल टेम्परेचर आपस में रिलेट नहीं कर रही। सही। नाउ इसके अलावा लिखा है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इज नेसेसरी। जो हमारे पास टेम्परेचर की स्टेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ अ पर्सन सफर्स विथ लॉस द बॉडी हीट, क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है वो स्टेबल नहीं होगा तो बॉडी जो है ना वो बहुत ज्यादा सफर करेगी और अपनी बॉडी से हीट को लॉस करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टेम्परेचर दो तरीके से इफेक्ट कर सकता है एक बॉडी को। इवन के बॉडी गाना डेथ की तरफ भी जा सकती है। सो उसके लिए बॉडी को मेंटेन रखना, उसके टेम्परेचर को, उसके थर्मो रेगुलेशन को बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। सो वो दोनों कंडीशन कौन सी है? एक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एक वो कंडीशन जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाए बॉडी के अंदर तो फिर वो कहलाएगा हमारे पास होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इन स्टेबिलिटी, यानी विद सूटेबल लिमिट के साथ, स्टेबल टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मो रेगुलेशन है विच इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर होम्योस्टेसिस। सही। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को, पर्सन को किस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला हमारे पास वो कंडीशन जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात हो रही है, इंटरनल की बात नहीं हो रही। एक्सटर्नल टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कि ये नॉर्मल में, जैसे आपने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सुना है ना, ओस्मो रेगुलेशन में हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक जो मीडियम रहता है, यहाँ पर हाइपोटोनिक यानी हाइपोथर्मिया से रिलेट करता है कि लो, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर जब लो की तरफ जाएगा। सही। सो एक्सटर्नल टेम्परेचर जब लो की तरफ जाएगा सो उससे हम टर्म देंगे हाइपोथर्मिया का। अब इसमें होगा क्या, इन दिस कंडीशन may lead to low metabolic activity। अब टेम्परेचर लो होगा तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या होगी, लो हो जाएगी। अब जब वो लो होगी तो वो डिफरेंट डिजीजेस और डैमेज कॉज करेगी, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का लो होना, कार्डिक एस्टर्ट, कार्डिक प्रॉब्लम होना, ब्रेन डैमेज, ठीक है, ब्रेन डैमेज होना, इवन डेथ, हत्या के पर्सन की डेथ हो सकती है। यानी लो ब्लड प्रेशर, लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को लो होना, इवन ये डेथ की सबब भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। सही। नाउ अदर हैंड अगर हम बात करें हाइपरथर्मिया की, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का टेम्परेचर राइजेस हो जाता है, बढ़ जाता है फ्रॉम 37 सेंटीग्रेड टू 42, 37 से 42 तक चला जाए, उससे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे हाइपरथर्मिया। और ये भी काफी कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे अ पर्सन सफर विथ मेनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक फीवर, ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बैलेंस।
ओस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस कब होगी? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि ओस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस कब होगी? इन थर्मोरेगुलेशन। सो थर्मोरेगुलेशन में ओस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस तब होगी जब हाइपोथर्मिया होगा, यानी जब बेहिसाब टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया जो है ना, इन दोनों का डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये इसमें बेसिकली टेम्परेचर का बढ़ना और टेम्परेचर का कम होना है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो उसमें आपका डिफरेंसेस आ सकता है लाजमी। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सही। सो हमारे पास दो कंडीशन है, सबसे पहली जिसमें टेम्परेचर लो होगा और एक वो कंडीशन जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 37 सेंटीग्रेड से 42 के अराउंड, राइट। अच्छा, लास्ट में लिखा है टेम्परेचर इज अ लिमिटेड फैक्टर। अब टेम्परेचर एक लिमिटेड फैक्टर है किसके लिए? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। फॉर द एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर इज अ लिमिटेड फैक्टर। बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड ऑन एंजाइम टेम्परेचर। अब आपने जब एंजाइम चैप्टर पढ़ा था तो आपने उसमें कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो इफेक्ट कर रहा था एंजाइम की एक्टिविटी को। तो उसमें हमने एक इन डिटेल फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर का, ठीक है। जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन है, पीएच है, इस तरह टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। अब अगर एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्टेड होगी बाय टेम्परेचर, तो वो एक्टिविटी किसको इफेक्ट करेगी? वो बेसिकली इफेक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सही। क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी किसके लिए काम कर रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए काम कर रही है। सो जब एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, इफेक्टेड होगी बाय टेम्परेचर, सो अल्टीमेटली वो किसको इफेक्ट करेगी और डिस्टर्ब करेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सही। इसी वजह कर ये सारी चीजों से जो पर्सन है उसकी बॉडी को सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोरेगुलेशन को। थर्मोरेगुलेशन है क्या? थर्मोरेगुलेशन बेसिकली होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है, यानी होम्योस्टेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे ओस्मोरेगुलेशन है, ओस्मोरेगुलेशन में इंटरनली और एक्सटर्नली वाटर की कंसेंट्रेशन को बैलेंस और मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन थर्मोरेगुलेशन में हम ज्यादातर बात एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात करते हैं, इंटरनल की बात नहीं करते, सही। अच्छा, अब हमारे पास थर्मोरेगुलेशन में एक सुइटेबल लिमिट में टेम्परेचर को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए, सही। अब ह्यूमन बॉडी में स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाएगा, यानी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, फीवर्स की सूरत में, कार्डिक इशू की सूरत में, ठीक है। इवन के पर्सन की डेथ भी हो सकती है एज यूजुअल। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा बॉडी का, यानी हाइपोथर्मिया, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को लीड करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का प्रॉपर्ली वर्क ना करना, सही। और टेम्परेचर एंजाइम को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह कर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, सही। सो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन को, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप जरूर पूछेगा। वंस अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया का डिफरेंसेस एक बार जरूर बना लीजिएगा, 3 से 4 पॉइंट, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।